दोस्तों 2024 के बाद से ही एक सवाल है जो बीजेपी के अंदर भी और देश के हर चाय की दुकान पर पूछा जा रहा है कि आखिरकार मोदी के बाद कौन होगा जो पीएम की कुर्सी पे बैठेगा मोदी जी के बाद। अमित शाह, राजनाथ सिंह, हेमंत विश्व शर्मा या फिर नितिन गडकरी। लेकिन इन सारे नामों में जो नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है वो है योगी आदित्यनाथ जी का, यूपी के चीफ मिनिस्टर। लेकिन हम आज इस वीडियो में यह डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन बनेगा नेक्स्ट पीएम। वो तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर इनमें से कोई एक बन जाता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाता है, तो देश के अंदर और देश के बाहर क्या बदलाव आएंगे। क्या जिस तरह अभी देश की नीति चल रही है इसी तरह चलेंगे या फिर कुछ बदलाव आएगा इनमें। क्या इन नामों में से कोई नाम ऐसा है जो अपने देश को हिंदू राष्ट्र बना सकता है। कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रो करेगा, कौन सा सेक्टर लैग करेगा, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो की एक सीरीज चलने वाली है जिसमें आज हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की बात करेंगे। अगली वीडियो किस नेता पे होगी ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 जून 1972 पंचूर जिला, औरी घरवाल, आज का उत्तराखंड, एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था अजय सिंह बिष्ट। पिता का नाम था आनंद सिंह बिष्ट जो फॉरेस्ट में रेंजर की नौकरी करते थे। घर में थे 4 भाई 3 बहनें, मिडिल क्लास घर वाली राजपूत फैमिली। कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था दूर दूर तक। शुरुआत की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से हुई। बीएससी मैथमेटिक्स की डिग्री हेमवती नंदन बहुगुणा अग्रवाल यूनिवर्सिटी से ली। 1990 में जब वो कॉलेज में ही थे तो राम जन्मभूमि मूवमेंट ने इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और यहीं से शुरू होता है इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट। कॉलेज के बाद ये अपना घर बार छोड़ छाड़ के गोरखनाथ मठ मंदिर में पहुंच गए। वहां पे जाके संन्यास ले लिया इन्होंने और यहाँ पे महंत अवैधनाथ जी इनके गुरु बनते हैं। उन्हीं से दीक्षा लेने के बाद ये अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनते हैं। 1994 में इनको गोरखनाथ मठ का हेड बना दिया गया और फिर सिर्फ 4 साल बाद 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में ये गोरखपुर से इलेक्शन जीते और उस टाइम के सबसे यंगेस्ट एमपी बन के आए। योगी जी का रिश्ता शुरू में इतना ज्यादा स्मूथ नहीं था बीजेपी के साथ में। 2010 में वुमेन रिजर्वेशन बिल पे इन्होंने पार्टी व्हीप तक चैलेंज कर दिया था और 2002 में इन्होंने अपनी खुद के एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हिंदू युवा वाहिनी के नाम से और यही ऑर्गेनाइजेशन इनका पॉलिटिकल बेस बना जो ग्रास रूट पे जाके इनको मदद करता है। 1998 से 2014 तक लगातार ये गोरखपुर से एमपी बन के चुने गए। एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व आइडेंटिटी, एक लॉयल कैडर बेस इनका और एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बैकिंग, ये तीनों चीजें इनको बाकी बीजेपी लीडर से अलग बनाती हैं। 2014 में इनके गुरु अवैधनाथ जी का देहांत होता है और योगी जी गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर बन जाते हैं। अब रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर एक ही हाथ में थी। 2017 यूपी असेंबली इलेक्शन बीजेपी ने एक लैंडस्लाइड जीत हासिल की थी, लेकिन इस जीत की खास बात ये थी कि यूपी में कोई भी सीएम चेहरा नहीं था। फिर भी इतनी बड़ी जीत यूपी में हासिल की थी बीजेपी ने और रिजल्ट आने के बाद तक कुछ पता नहीं था कि यूपी का सीएम कौन बनेगा। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर कई नाम चल रहे थे लिस्ट में जो यूपी के सीएम बनाए जा सकते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पार्टी हाईकमान ने योगी जी का नाम फाइनल किया और 19 मार्च 2017 योगी जी सीएम की शपथ लेते हैं और सीएम बनते उन्होंने जो पहला डिसीजन लिया वो था लग्जरी गाड़ी को ना बोलना। इसी वजह से इनमें सिंपल इमेज बिल्ड करने की कोशिश शुरुआत से ही दिखने लगी थी। फिर 2022 इलेक्शन में यूपी में पिछले कई दशक में पहली बार कोई सीएम था जिसने अपना टेन्योर रिन्यू किया था, जो दोबारा से सीएम बन के आया था। योगी जी दोबारा से सीएम बने, ये खुद में ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, यूपी में इनका काम कैसा रहा है। ये हम दोनों साइड से देखेंगे, ग्रोथ वाली भी और क्रिटिसिज्म वाली भी। यूपी को पहले बीमारी स्टेट में गिना जाता था, क्राइम रेट सबसे हाई। यूपी का नाम लेते ही लोगों के मन में सिर्फ कट्टा और चाकू याद आता था, लेकिन आज यूपी में जीएसडीपी डबल होके 27.51 लाख करोड़ पहुंच गया है और यूपी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी बन चुकी है। देश की जीडीपी में 9.2% का कंट्रीब्यूशन है। पर कैपिटा इनकम भी रफली 52,000 से बढ़ के 93,000 हो चुकी है। 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति में 36 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट आए, जिसमें सैमसंग, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे एक्सप्रेसवे बने और अयोध्या और जेवर जैसे एयरपोर्ट। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी अब यूपी 45% टोटल आउटपुट कंट्रीब्यूटर है। 2025 में जब महाकुंभ था 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया इसको और इसकी ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी देख के योगी जी को बहुत ज्यादा तारीफ मिली। यूनेस्को तक ने इसको नोटिस किया था। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी काफी ज्यादा ऊपर आया है। अब दूसरी साइड हम देखते हैं जिसमें क्रिटिसिज्म मिलता है इनको। योगी जी का सबसे डिस्कस मॉडल है एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है अपोजिशन के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट इसको लॉ एंड ऑर्डर सुधार बोलती है और इसी की वजह से क्राइम रेट नेशनल एवरेज से नीचे क्लेम किया गया है। लेकिन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और ऑपोजिशन से इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। शुरुआती सालों में 60+ एनकाउंटर हुए थे, जिसमें कई जेन्युइन न होकर फेक बताए जाते हैं। कोर्ट और ह्यूमन राइट्स के द्वारा इसको स्क्रूटिनाइज भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें गाइडलाइंस दिया था कि बिना प्रॉपर नोटिस के आप इस तरह का एक्शन नहीं ले सकते। अनएम्प्लॉयमेंट का भी मुद्दा उठता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, पेपर पे तो दिख रहा है बड़े बड़े नंबर,
लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या है, क्या लोगों को रोजगार मिल पा रहा है या फिर पेपर पे ही ये सारी चीजें रह जा रही हैं बस। तो बॉटम लाइन यही है कि यूपी में सुधार तो दिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा सुधार आया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को लेकर अभी भी सरकार ये पीछे है थोड़ा। अब आते हैं अपने असली सवाल पे कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश में क्या बदलाव होंगे, क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या फिर देश की व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ जाएगी, कौन सा सेक्टर हमारा ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है तो किसमें हम थोड़ा लैग कर सकते हैं। ये बात पूरी हाइपोथेटिकल बेस्ड है और इनके यूपी के पास रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी उसमें बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है, क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा कम हो सकता है, जैसे यूपी में इन्होंने किया वैसे पूरा नेशनल लेवल पे देखने को मिल सकता है। इनका एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल जो बाकी स्टेट भी मांगते हैं वो वाला नेशनल लेवल पे आ सकता है। लोग भी कोई क्राइम करने से पहले डरेंगे, 10 बार सोचेंगे कि क्राइम करें या ना करें। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पुश मिल सकता है, जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और नई नई कंपनियां लगी, वैसे नेशनल लेवल पे अलग अलग देश से इन्वेस्टमेंट आ सकता है। कल्चर और रिलीजियस टूरिज्म बढ़ सकता है, जैसे यूपी में महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट कराए गए, ऐसे ही तरह तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, 4 धाम यात्रा हो गई या कोई भी हो गया, इसको बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं और इससे टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी जी के आने के बाद हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है? ये मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ ज्यादा अलाइन होगा, बट यहाँ पे योगी जी का एक सॉफ्टर साइड भी दिख सकता है, क्योंकि नेशनल लेवल पे ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी स्टेट भी रहेंगे जिनको योगी जी को मैनेज करना रहेगा। तो हिंदुत्व अलाइन वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए योगी जी एक बहुत ही अच्छा फिट रहेंगे, क्योंकि बीजेपी का कोर उत्तर ही हिंदू है जो इसी आइडियोलॉजी से आता है, जिसकी थिंकिंग योगी जी से बहुत ज्यादा मैच करती है। और इसी की वजह से यहीं पे इनको चैलेंज भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के फेडरेशन रिलेशनशिप भी बना के रखने पड़ते हैं। जो नॉन बीजेपी स्टेट रहेंगे वो इसको बहुत ही ज्यादा अपोज करेंगे और इसकी वजह से सरकार में फ्रिक्शन और रिस्क ज्यादा बना रहेगा। जो क्रिटिसिज्म यूपी लेवल पे होती है, जैसे बुलडोजर एक्शन हो गया या फिर एनकाउंटर हो गया, वो आपको नेशनल लेवल पे भी देखने को मिल सकता है, जिसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर भी आ सकता है। यूपी का ग्रोथ मॉडल तो अच्छा रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी बहुत ज्यादा हुई है, ये नेशनल लेवल पे और ज्यादा हाईलाइट हो सकता है। और फॉरेन पॉलिसी हमारी और ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि योगी जी की जो इमेज है, जो इनका माइंडसेट है, वो ये वाला है कि जो जैसे समझे उसको वैसे ही समझाना चाहिए, और जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। और अगर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे। ये माइंडसेट पीएम रोल के लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। ऑनेस्टली बोले तो ये एक जेन्युइन डिवाइडेड ओपिनियन है। एक सेक्शन चाहता है कि योगी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बने, तो दूसरा सेक्शन चाहता है कि इनको आने ही ना दिया जाए। तो दोनों आर्गुमेंट अब आपके सामने हैं। कमेंट में आप बताइए कि योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये था सफर योगी आदित्यनाथ जी का, जो एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। वो आज यूपी के सीएम है और पीएम की रेस में भी है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली वीडियो किस नेता पे चाहिए वो कमेंट करके बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।